Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I take class 11 physics, very most important chapter number 3. So today I will discuss chapter number 3. Chapter number 3 है error. Chapter number 3, error in measurement. Error in measurement. So this is the chapter number 3, error in measurement and significant figure. But today I will discuss error in measurement. So what is error? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से. आईआईटी नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आएगा. आपको यदि आईआईटी और नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज का मेरा जरूर देखिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आज रहेगा. बहुत ट्रिकी आपको आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा. डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर कैसे बता सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे. तो आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, एरर इन मेजरमेंट की बात करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट वी आर डिस्कस व्हाट इज एरर. व्हाट इज एरर? एरर फॉर व्हाट? एरर क्या है, ये सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो एरर एक्चुअल में है क्या? द डिफरेंस between true value, the difference between true value and measured value. The difference between true value and measured value is called error. बहुत सिंपल है एरर. एरर एक्चुअल में है क्या? एरर मीन्स होता है गलतियां. जब कोई चीज आप मेजर करते हो तो गलती आप जरूर कर सकते हो. ये आप भी करते हो, हम सभी करते हैं. तो कोई भी उसकी लेंथ, जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, इसकी एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर है. तो क्या जब आप इसको स्केल से मेजर करेंगे तो क्या एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आप मेजर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यदि एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते हैं तो फिर आपका ये एरर जरूर आएगा. और बहुत सारा एरर आता ही है. निश्चित है कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट करने जाते हो तो एग्जैक्ट फाइंड करने में आपको भारी समस्या आती है. तो जो ट्रू वैल्यू है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो वो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा. तो एरर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो एरर फार्मूला क्या बन जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. सो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. तो एरर हमारा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. एरर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ट्रू वैल्यू यदि है 5 और मेजर्ड वैल्यू आपको मिल गई 5.1, आपने थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर दिया तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और थोड़ी सी कम मेजर कर दिया तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. इस प्रकार से ये प्लस माइनस में आपका एरर रहेगा. एरर में इसके पहले एक टर्म हम और डिस्कस करेंगे, दो टर्म, एक्यूरेसी और प्रिसीजन. एक्यूरेसी क्या है? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन में.
बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। तो ये टर्म एक्यूरेसी का मतलब भी वेरी क्लोज टू है और प्रिसीजन का मतलब भी क्लोज है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्यूरेट दोनों मेजर करते हैं, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये हम जानना चाहते हैं। व्हाट इज एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ध्यान से देखें, एक्यूरेसी ऑफ measurement, accuracy of measurement is the measure of how close to measured value, how close to measured value with true value is called accuracy। ध्यान रखना है कि मेजर्ड वैल्यू के जितना नजदीक हमारा ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी वो इसकी एक्यूरेसी। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रू वैल्यू हमारी है ये जो मार्कर है इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको जब हम मेजर करने जा रहे हैं तो आपको जो वैल्यू मिल रही है, मेजर्ड वैल्यू, वो क्या मिल रही है? 5.1 मिल रही है, 5.2 भी मिल रही है, 4.6 सेंटीमीटर मिल रही है, 4.7 सेंटीमीटर मिल रही है, 4.8 सेंटीमीटर मिल रही है और 4.9 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी, जो वैल्यू उसके बहुत नजदीक है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से मेजर्ड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। 5.1 सेंटीमीटर, 5.2, 4.6, 4.7, 4.8। यदि मैं आपसे पूछूं कि वेरी एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो वो ये और ये दो वैल्यू यहाँ पे वेरी एक्यूरेट वैल्यू रहेगी, एक 5.1 और 4.9 सेंटीमीटर। बाकी जो वैल्यू है वो ज्यादा दूर है। तो वेरी एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? 5.1। जो ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक होगा वो वेरी एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज टू मेजर्ड वैल्यू, जो जितना क्लोज होगा मेजर्ड वैल्यू के वो हमारी एक्यूरेसी उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो एक्यूरेसी इनकी ज्यादा है, इनकी थोड़ी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी सबकी है लेकिन जो जितना पास में होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। अब एक्यूरेसी के बाद आता है प्रिसीजन। एक टर्म प्रिसीजन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। प्रिसीजन होता क्या है? अब ये भी प्रिसीजन का भी मतलब क्या होता है? ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। एक्यूरेट का मतलब भी एक्यूरेट, लेकिन इसका क्या मतलब है? प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। ध्यान रखना है, प्रिसीजन is the degree of exactness, degree of exactness of measurement, degree of exactness
प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। प्रिसीजन मेजरमेंट का डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस है। एग्जैक्टनेस का मतलब होता है डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, जो जितना नजदीक हो वो एग्जैक्टनेस कहलाता है। डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस उस इंस्ट्रूमेंट का जो जितना एक्यूरेट मेजर्ड कर सकता है वो कहलाता है प्रिसीजन। तो लीस्ट प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रिसीजन जो है डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ the measurement of the instrument. Precision depends on least count the measurement of the instrument. अब प्रिसीजन जो होता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास मीटर स्केल है, जिसका हमारे पास स्केल है जिसका लीस्ट काउंट, ध्यान से देखेंगे टेबल बना रहा हूं, ये स्केल है और ये लीस्ट काउंट है। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। फिर दूसरा है बर्नियर स्केल या बर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है लीस्ट काउंट। थर्ड है स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। सो दिस इज द, अब यहां पे हमारे पास स्केल है और उनका लीस्ट काउंट है। जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा उसका प्रिसीजन उतना होगा। तो लेस वैल्यू मोर प्रिसीजन, यहां से कॉन्सेप्ट क्या आता है? लेस वैल्यू मोर प्रिसीजन। लेस वैल्यू मोर प्रिसीजन, यदि वैल्यू कम है तो उसका प्रिसीजन ज्यादा आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रिसीजन किसका सबसे ज्यादा होगा? इसमें प्रिसीजन किसका ज्यादा होगा? स्क्रू गेज का। जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो मोर प्रिसीजन, तो प्रिसीजन किसका ज्यादा है? स्क्रू गेज का। तो इस तरह से जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा। यदि हम एग्जांपल में आपसे पूछे कि मोर प्रिसीजन वैल्यू इज, ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, बी है 5.0 सेंटीमीटर, सी है 5.00 सेंटीमीटर, डी है 5.000 सेंटीमीटर। यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें प्रिसीजन किसका ज्यादा हो? 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 5.00, 5.000 सेंटीमीटर। अब है तो सभी 5 सेंटीमीटर तो इसमें प्रिसीजन किसका ज्यादा होगा? मोर प्रिसाइज वैल्यू इज 5.000। जितना ज्यादा क्लोजनेस है लीस्ट काउंट के उतना
एग्जैक्ट प्रिसीजन होगा उसका, तो मोर प्रिसीजन होगा आंसर डी। ध्यान रखना है तो सभी 5 सेंटीमीटर, जो मोर एक्यूरेट है वो क्या है 5.000 है। ध्यान रखना है, इस तरह से कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरर की। एरर मैंने डिस्कस किया, जिसमें टाइप ऑफ एरर डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, तो जो हमारा एरर है बेसिकली ये 3 टाइप का है। पहला सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा रैंडम एरर है। तीसरा है ग्रास एरर। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एरर्स: सिस्टमैटिक, रैंडम, ग्रास। सिस्टमैटिक एरर जो होता है काज आर अननोन होता है, इसका काज आर अननोन, सॉरी काज आर नोन। सिस्टमैटिक एरर का काज हमें पता रहता है। सिस्टमैटिक एरर का काज हमें पता रहता है कि किस कारण से एरर है, इसका मतलब एरर इलिमिनेटेड। इसके जब काज पता है तो एरर आर रिमूव। जब आपको काज पता है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका काज नहीं पता, काज आर अननोन, इट कैन नॉट बी eliminated या it cannot be removed। इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, बट इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज, इसको जो हम ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो इंक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें हम ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करते हैं। और ये जो हमारा है ये ग्रॉस एरर, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। इट अकर carelessness due to occur carelessness of observer। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो केयरलेसनेस होता है। मतलब ऑब्जर्वर के कारण गलती हो जाती है। जैसे हम कोई चीज मेजर करना चाहते हैं जल्दीबाजी में वो 5 सेंटीमीटर तो 4.9 मेजर कर लेते हैं, तो हम अपने केयरलेसनेस के कारण उसको गलत मेजर कर लेते हैं, तो वो कहलाता है क्रॉस एरर। मीन्स हमारे कारण जो गलतियां हो जाती हैं जब हम मेजर करते हैं तो हम उसमें गलतियां कर देते हैं, वो है ग्रॉस एरर। दिस एरर कैन बी अकर ड्यू टू ह्यूमन बीइंग। तो ये व्यक्तियों के कारण अकर होता है, प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस एरर कहते हैं। अब ये हमारा ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये इट अकर ओनली वन डायरेक्शन, इसमें केवल वन डायरेक्शन होता है। इसका मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
या तो ये पॉजिटिव होता है या तो अथवा नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो ये नेगेटिव आएगा। और ये जो रैंडम है ये बोथ द डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, रैंडम है, क्या आएगा ये कुछ नहीं पता है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे एरर्स है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, और ये सिस्टमैटिक एरर भी हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स ये डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मार्केट में इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट यदि डिफेक्टिव है तो हम मेजर तो कर रहे हैं लेकिन वो एरर मेजरमेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है। तो इंस्ट्रूमेंट यदि डिफेक्टिव है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो कुल मिला के ये हमारे एरर है सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस। सिस्टमैटिक का काज नोन होता है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, रैंडम का काज अननोन होता है जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करके एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं। तो इंक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू रीच एग्जैक्ट वैल्यू, टू रीच एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। तो ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हुए हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रैंडमली होगा। ग्रॉस एरर इट अकर्स केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस के कारण ये अकर होता है। इस प्रकार से हमारा ये एरर हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर बेसिकली। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। तो बेसिक एरर ये है हमारा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर, जो हम एरर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके क्या क्या मेथड है। तो सबसे पहले इसमें जो हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट एरर डिस्कस करेंगे। जो हम दूसरा डिस्कस करेंगे वो रिलेटिव एरर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो परसेंटेज एरर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। अब हम ध्यान से आपको देखना है कि हम एब्सोल्यूट एरर कैसे डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो हमारा है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, it is the magnitude of difference between true value minus difference between true value and measured value। तो ये एब्सोल्यूट एरर जो हमारा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आप ध्यान देना है कि ट्रू वैल्यू कहां से मिलेगी। क्या आपको गिवन रहेगा प्रॉब्लम में कि ट्रू वैल्यू इज गिवन दिस। यदि आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ट्रू वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू और मीन वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
number of observation is A1, A2, A3, A4 डैश डैश। यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3, A4 डैश डैश करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रू वैल्यू, इसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू अथवा मीन वैल्यू, इसको हम ए मीन से डिनोट करेंगे। ए मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश प्लस AN upon N. So this is how to find out the true value for given number of observation. So this is the true value or mean value. True value or mean value. So A1 plus A2 plus A3 dash dash AN upon N. This is the true value or mean value. ध्यान रखना है. And what is the absolute value? Absolute value, how to find the absolute value? Absolute value आपने लिखा है मैग्नीट्यूड, मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम यदि फाइंड करेंगे डेल्टा A1 फाइंड करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड में ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 फाइंड करेंगे, लिखेंगे ए मीन माइनस A2, लिखेंगे डेल्टा A3, ए मीन माइनस A3। इस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में है, देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके बाद हम फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो रिलेटिव एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया, तो रिलेटिव एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। रिलेटिव एरर हम लोग कैसे फाइंड, एक चीज और ध्यान रखना, रिलेटिव एरर को हमको फाइंड करना है। रिलेटिव एरर के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा ए मीन। हम डेल्टा ए मीन फाइंड करेंगे तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश डैश प्लस डेल्टा AN अपॉन N. So this is the relative error. How to find the relative error? That means delta A mean find relative error. तो इस प्रकार से हम रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। इसके बाद जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। ये दूसरा हो गया। थर्ड हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए परसेंटेज एरर बराबर क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन into 100. So this is the percentage error, delta A mean relative error upon A mean into 100. So this is the percentage error. How to find relative error?
रिलेटिव एरर सो रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये हमारा रिलेटिव एरर है। हमें रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए पहले ए डेल्टा ए मीन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद रिलेटिव एरर आ जाएगा, और रिलेटिव एरर आ जाएगा तो परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर लेंगे। रिलेटिव एरर में परसेंट मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर। मीन्स परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव एरर है। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आईआईटी और नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में लोग गलत क्या करते हैं उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको शुरुआत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसका जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपसे बन जाएगा। तो एग्जाम्पल की शुरुआत मैं करता हूं। ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन इंस्ट्रूमेंट the length of an object is measured length of object is measured as 2.55 सेंटीमीटर, 2.51, सॉरी यहाँ मीटर ले लेता हूँ, हो गया, कोई भी यूनिट ले लें उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2.51 मीटर, 2.49 मीटर, 2.56 मीटर एंड 2.48 मीटर एंड 2.58 मीटर। इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम फाइंड आउट करेंगे। 2 3 4 5 6, 2.58, 2.56, 2.55 मीटर, 2.51, 2.49, 2.56, 2.48 एंड 2.58। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है। तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझें, बहुत सिंपल मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A4 हो जाएगा, ये हमारा A5 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा A6। How many number of observation? There are 6 number of observation to measure the length of। मान लीजिए कोई रॉड है, इसका मेजरमेंट हम करते हैं और इस प्रकार से हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए मीन। तो ए मीन इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5, A6 अपॉन 6। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवीजन बाई दैट। तो ए मीन आप फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। 2.55 प्लस 2.51, 2.49 प्लस 2.56, 2.48, 2.58 डिवीजन बाई 6। सो कैलकुलेट द वैल्यू। आप ट्राई करिए, सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है मीन का। ट्राई आप करेंगे और आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 2.53 मीटर,
ये हमारा मीन वैल्यू आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू 2.53। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2.53 वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मीन वैल्यू मिल गई, इसके बाद हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है हमें। ये सारी वैल्यू आपको मिल गई। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमें क्या करना है? हमें डेल्टा A1 फाइंड करना है। डेल्टा A1 इक्वल टू ए मीन माइनस A1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ए मीन हमारा 2.53 हो गया, माइनस A1 कितना है 2.55। अब आप इसको इस तरह से वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपको 0.02 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप फाइंड करेंगे डेल्टा A2। तो यहाँ ए मीन वही रहेगा, माइनस A2 हो जाएगा। तो ए मीन हमारा 2.53 माइनस A2 कितना है 2.51। तो 2.53 में 2.51 घटा देंगे तो फिर 0.02 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर डेल्टा A3 फाइंड करेंगे, ए मीन माइनस A3, यहाँ पे भी 2.53 माइनस A3 कितना है 2.49। अब आप देख लें इसमें कितना मिलेगा, 0.04 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको फाइंड करना डेल्टा A4। कैलकुलेट करते चलिए मेरे साथ, बहुत सिंपल है। 2.53 माइनस A4 कितना है 2.56, इसको फाइंड करेंगे 0.03 मीटर आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा A5 आप फाइंड करेंगे, ए मीन माइनस A5 आ जाएगा, 2.53 माइनस 2.48। इस तरह से 0.07 मीटर आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। इसी तरह से डेल्टा A6 आ जाएगा, ए मीन माइनस A6 इक्वल टू 2.53 माइनस 2.58। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा ए मीन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या फाइंड करना है, डेल्टा ए मीन फाइंड करना है। डेल्टा ए मीन फाइंड करने के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ निकालेंगे, क्योंकि रिलेटिव इरर फाइंड करना है। तो उससे पहले हम फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट इरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट इरर डेल्टा ए मीन इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A5 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A6 डिवीजन बाई 6। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा ए मीन। ये वैल्यू 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.05 अपॉन 6। इस तरह से ये वैल्यू हम मेजर कर लेंगे और हमें मिल जाएगा 0.035। ये वैल्यू आप 0.035
21 आ जाएगा अपॉन 6। ये आप सॉल्व कर लेंगे। आप ट्राई करिए, देखिए मेरे साथ क्या आंसर आ रहा है आपका। इसको आप ट्राई करिए और चेक करिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0.035 मीटर डेल्टा ए मीन आ जाएगा। सो दिस इज द एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया? बहुत सिंपल है। कई लोग जो गलतियां करते हैं वो यहाँ पे साइन के साथ ले लेते हैं, तो बहुत सारी वैल्यू इसमें नेगेटिव मिल जाएगी, जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा और परसेंटेज एरर कभी सही नहीं आएगा। ध्यान रखना है, यहाँ हमेशा मैग्नीट्यूड में वैल्यू लेना है आपको, और यदि आप मैग्नीट्यूड में वैल्यू लेते हैं तो आपको आंसर सही मिल जाएगा। इसके बाद मैं रिलेटिव एरर फाइंड करता हूं। तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों। रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो डेल्टा ए मीन हमारा आया 0.035 और ए मीन कितना आया हमारा 2.53। आपको याद होगा ए मीन मैंने कितना निकाला था 2.53 और डेल्टा ए मीन आ गया 0.035। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ट्राई करिए, देखिए कितना आता है। ये शायद कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ये आ जाएगा 0.138। इसको आप सॉल्व करिए 0.0138। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करिएगा, आंसर चेक करिएगा कैलकुलेटर से। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूं, बाकी आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। कैलकुलेशन वैल्यू में कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेथड सही है तो आप मेथड पे जाइएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं अपने अंदाज से कर रहा हूं। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ए मीन, जो हम डेल्टा ए मीन वैल्यू निकालते हैं अपॉन ए मीन, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन्स 0.0138 में 100 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना 1.38%। तो ये परसेंटेज एरर हमारा प्लस माइनस में रहता है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा देंगे। परसेंटेज एरर प्लस माइनस में रहेगा 1.38% इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप चेक कर लेंगे कैलकुलेट करके। समझ में आ गया है? तो बहुत सिंपल मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो भी आप मेजर करेंगे उसमें आपको सबसे पहले ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू निकालना है, उसके बाद एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, फिर रिलेटिव एरर, रिलेटिव वैल्यू और उसके बाद परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल है, एक बार आप ट्राई जरूर करें। एक बार ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, अदरवाइज ये टफ तो ही है, क्योंकि लोग एरर बहुत कम पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एरर पढ़ेंगे और बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर को डिस्कस करूंगा। प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर या इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी कहते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ एरर अथवा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब इस कंडीशन में जब दो एरर आ जाए एक साथ तो उसमें हम कैसे एरर फाइंड करेंगे, उनको कैसे कंबाइन करेंगे, इसके लिए हमारी अलग अलग मेथड्स हैं। तो व्हेन फिजिकल क्वांटिटी, अब यहां डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी
when physical quantity depends upon more than one physical quantity, more than one physical quantity, then the combined effect of error is determined the combined effect of error is determined is called combination अथवा प्रोपोगेशन ऑफ एरर। क्या कहता है ये? When physical quantity depends upon more than one physical quantity, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से अधिक क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तब वो उसका एरर जो हम फाइंड करेंगे उन दोनों का कॉम्बिनेशन डिपेंड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया क्या आपको? तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे किस किस तरह से हो सकता है ये हम जानना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन में एरर एडिटिव हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। तो यही चीज हमें समझना है। तो कॉम्बिनेशन प्रोपोगेशन एरर क्या होगा? एरर इन, तो ये प्रोपोगेशन एरर आर एरर इन सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरर इन इसमें सब्ट्रैक्शन या एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड हमारा रहेगा एरर इन मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ है एरर इन डिवीजन। इस प्रकार से हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है। एरर इन सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरर डिफरेंस, एरर एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा, डिफरेंस में होगा। किसी भी कंडीशन में दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम इतने तरीके से किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है ना? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, नंबर फर्स्ट है एरर इन सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एरर इन फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्कस करेंगे सम में। एक यहां पे दो क्वांटिटी मैं लेता हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी इज ए एंड बी, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी एंड इट्स एरर आर
delta A and delta B, then the sum of error z plus z equal to a plus b, z equal to a plus b, तो z प्लस माइनस डेल्टा z ये इधर आ रहा है, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये हमारा सम में हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से एरर जो आकार होगा, इंक्रीज इन एरर या मैक्सिमम एरर जो होगा, मैक्सिमम एरर जो होगा कितना हो जाएगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो दिस इज द इंक्रीज या मैक्सिमम एरर वेयर टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड, दिस इज द इंक्रीज इन एरर। इसी तरह से सम की जगह डिफरेंस कर देंगे हम। सेकंड नंबर देखें, एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपको माइनस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माइनस मिल जाएगा, बाकी ये रहेगा माइनस a माइनस b और प्लस माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ प्लस माइनस बाहर है तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b वही रहेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फिर से मैक्सिमम एरर हमारा डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही रहेगा। थर्ड जब हम डिस्कस करेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल हम लें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, द रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 ओम and R2 equal to 100 plus minus 3 ohm are joined with series. With series, calculate combined resistance. आप combined resistance कैलकुलेट करिए तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, सीरीज में दो रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, 100 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 2, तो R इक्वल टू 150 प्लस माइनस 5 ओम, ये हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ट्राई करिए। थर्ड नंबर हमारा है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, जेड प्लस डेल्टा जेड डायरेक्ट लिखता हूं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो मल्टीप्लिकेशन में कर दिया मैंने एरर को। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना आपको। यहाँ से मैं जेड बाहर ले लूँ तो डेल्टा जेड अपान जेड आ जाएगा, यहाँ से ए बाहर ले लूँ तो डेल्टा ए अपान ए आ जाएगा, और यहाँ से मैं बी बाहर ले लूँ तो ये डेल्टा बी अपान बी आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, ये डेल्टा जेड अपान जेड, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी
प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी। अब ये प्रोडक्ट टर्म में निगलेक्ट कर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू ए बी। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, को लिख देंगे डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। तो इस तरह से जो मैक्सिमम एरर जो होगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये आ जाएगा हमारा एरर, मैक्सिमम एरर जब मल्टीप्लिकेटिव होगा तब। डेल्टा जेड अपान जेड डेल्टा ए प्लस ए अपान डेल्टा बी अपान बी। इसी तरह से डिवीजन में भी निकालेंगे हम। 4th नंबर ध्यान से देखें, डिवीजन। तो डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपान b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a और ये b प्लस माइनस डेल्टा b का इनवर्स। ये टर्म ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको पता होगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और b, ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख देंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, x प्लस ए का पावर यदि -1 है तो x माइनस ए हो जाता है। जो भी पावर होता है यहाँ साइन के साथ आ जाता है, तो ये साइन यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव तो है ही है ऑलरेडी, तो प्लस माइनस लिखे या माइनस प्लस लिखे उससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब ये बिल्कुल इस तरह हो गया जैसे ये था, सेम हो गया। अब ये सेम प्रोसेस आगे की रहेगी। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव हो या डिवीजन हो, एरर आपका हमेशा इसी तरह आएगा, या एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मीन्स डिफरेंस हो तो भी एरर उसमें एडिटिव ही रहेगा। तो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव में एरर मैक्सिमम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा जेड अपान जेड डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ही रहेगा। दोनों में इस प्रकार से हम एरर फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से मैंने टोटल एरर डिस्कस कर दिया है। अब एरर के जो भी एग्जाम्पल हैं, अगला टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम्पल भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। इसी पे बेस एरर कितना पास तक फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट गिवन द वैल्यू विच इज मोर एक्यूरेट बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सो हाउ टू फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ एरर बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।